स्टूडेंट्स, आज हमारी बीए पार्ट सेकंड की क्लास का टॉपिक है मोहम्मद गौरी और उसके प्रमुख आक्रमण। मोहम्मद गौरी गौर राज्य का निवासी था और गौर प्रदेश गजनी एवं हेरात के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र था, जिस पर 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया था। महमूद की मृत्यु के पश्चात गौर राज्य ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो गजनी के सुल्तान बहराम ने राजकुमार मलिक कुतुबुद्दीन का वध कर दिया और इस हत्या का बदला लेने के लिए कुतुबुद्दीन के भाई सैफुद्दीन ने गजनी पर आक्रमण कर बहराम को परास्त किया। इस प्रकार दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। सैफुद्दीन के बाद उसका छोटा भाई अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन ने न सिर्फ गजनी को लूटा, कत्लेआम मचाया, बल्कि नगर को भी आग की भेंट चढ़ा दिया, जिससे यह सुंदर नगर जलकर खाक हो गया। गजनी के समय के जितनी भी सुंदर इमारतें, कलाकृतियाँ, स्मारक थे, वो सब इस आगजनी में जल कर के खाक हो गए। अलाउद्दीन के बाद सैफुद्दीन और सैफुद्दीन के बाद गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन भी एक वीर सुल्तान था, किंतु उसे ख्वारिज्म के सुल्तान ने परास्त कर दिया, जिससे गौर के साम्राज्य की सीमाएं छोटी हो गई। गयासुद्दीन ने अपने भाई शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया, जो आगे चलकर इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात हुआ। मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी की तरह भारत पर अनेक आक्रमण किए तथा अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का कार्य किया। अब प्रश्न ये उठता है कि मोहम्मद गौरी ने आखिर भारत पर आक्रमण क्यों किया? उसके कई कारण हैं। पहला कारण है मोहम्मद गौरी की महत्वाकांक्षा। मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी की भांति एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह चाहता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और महमूद गजनवी की तरह से अपने शक्ति का और राज्य का विस्तार कर भारत पर विजय स्थापित करना चाहता था। तो भारत पर विजय करने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और महमूद गजनवी की तरह से अकूत धन संपदा और सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था। दूसरा नंबर का कारण बनता है पंजाब से गजनवी वंश का समापन करना। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि गजनवियों और गौरों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो चुका था और महमूद गजनवी ने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और उसके बाद पंजाब पर जो गवर्नर था वो गजनवी ही था और मलिक खुसरन इस समय पंजाब का सूबेदार था। तो मोहम्मद गौरी चाहता था कि पंजाब से गजनवियों का शासन का अंत किया जाए और साथ ही वह यह भी जानता था कि गौर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तथा भारत पर अधिकार करने के लिए पंजाब और मुल्तान पर अधिकार करना जरूरी है। तीसरा कारण था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। चूँकि इस्लाम के स्थापना के बाद समस्त मुस्लिम आक्रांताओं ने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य केवल साम्राज्य विस्तार ही नहीं था, बल्कि मुस्लिम धर्म की स्थापना करना भी था और मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार करना भी था। तो भारत पर वह मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और इस्लाम का प्रसार एवं प्रचार करना चाहता था। इसके अलावा उसका एक और प्रमुख कारण था कि धन एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना। मोहम्मद गौरी के सामने ये एक स्पष्ट उदाहरण था कि किस प्रकार महमूद गजनवी ने भारत पर अधिकार किया और भारत से बहुत सारी धन संपत्ति वो यहाँ से लेकर के चला गया, क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, धन धान्य से भरपूर ये देश था और महमूद गजनवी की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। तो मोहम्मद गौरी भी चाहता था कि धन के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था।
भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए और अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और उच्छ पर 1175 में आक्रमण किया। मुल्तान पर करमाथी वंश का शासन था और उच्छ पर भट्टी राजपूतों का शासन था। क्योंकि भारत में ये प्रवेश के द्वार थे, इसलिए और ये थोड़े से कमज़ोर राज्य भी थे, तो सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान के करमाथी वंश ने मोहम्मद गौरी को बिना ज़्यादा प्रतिरोध किए सत्ता सौंप दी। उच्छ पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उच्छ के भट्टी राजपूत शासक की जो रानी थी वो विश्वासघाती थी। उसने अपने पति की हत्या कर मोहम्मद गौरी को उच्छ का राज्य सौंप दिया। इसके पश्चात 1182 में मोहम्मद गौरी ने बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना न करते हुए सिंध पर अधिकार कर लिया। मुल्तान, उच्छ और सिंध पर अधिकार करने के पश्चात मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा और उसने गुजरात के अनहिलवाड़ा पर 1178 में आक्रमण कर दिया। गुजरात के अनहिलवाड़ा पर चालुक्य सोलंकियों का शासन था, जिन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार कर पश्चिमी राजपूताना के राज्यों को भी अपना अधीनस्थ राज्य बना लिया था। इस संपन्न राज्य में इस समय मूलराज द्वितीय शासक था और वो बड़ा ही शूरवीर शासक था। जब 1178 में मोहम्मद गौरी ने अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया और गुजरात से बाहर खदेड़ दिया। इसके पश्चात, इस पराजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1179 से लेकर 1186 के मध्य उसने लगातार पंजाब पर आक्रमण किया। सबसे पहले 1179 में पेशावर पर अधिकार किया। 1181 में लाहौर पर आक्रमण कर खुसरव मलिक को संधि करने के लिए बाध्य किया और खुसरव मलिक ने न सिर्फ अधीनता स्वीकार की बल्कि धन संपदा भी मोहम्मद गौरी को प्रदान की। 1185 में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट पर अधिकार किया और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1186 तक आते आते मोहम्मद गौरी का संपूर्ण पंजाब पर अधिकार स्थापित हो गया। पंजाब राज्य की सीमा उस समय के शासक पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य से मिलती थी, इसलिए दोनों शासकों के मध्य संघर्ष अनिवार्य था। 1189 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया तथा उसके किले को अपने अधीनस्थ करते हुए किले की रक्षा के लिए मोहम्मद जियाउद्दीन नामक सेनापति को किलेदार नियुक्त कर दिया। क्योंकि भटिंडा की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं तक थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान भटिंडा के किले के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पहुंचा और जिसके परिणाम स्वरूप 1191 में भटिंडा के निकट तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जो कि तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ साथ गोविंदराज भी युद्ध में शामिल था। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में वीरता के साथ युद्ध लड़ा, किंतु गोविंदराज के कौशल के आगे वो खड़ा नहीं रह पाया और गोविंदराज के वार से वो घायल हो गया। इससे पहले कि उस पर और आक्रमण होता, गौर सैनिक ने मोहम्मद गौरी को बचाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, किंतु पृथ्वीराज चौहान को 13 माह के कठोर परिश्रम के बाद ही किले पर अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी, किंतु मोहम्मद गौरी की इस पराजय का पृथ्वीराज चौहान ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया।
पृथ्वीराज चौहान की सेना ने 40 किलोमीटर तक इनका पीछा किया था, लेकिन जब ये भाग लिए तो वो ज़्यादा इनके पीछे नहीं गए, इनको अपने अधिकार में नहीं लिया। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में मिली पराजय से अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने इस युद्ध में हुई पराजय का बदला लेने के लिए गौर प्रदेश में पहुंचते ही युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया और उसने ये देखा कि प्रथम तराइन के युद्ध के समय मौसम गौर प्रदेश के सैनिकों के अनुकूल नहीं था, इसलिए इस बार उसने सही अवसर और सही मौसम को देखकर तैयारियां प्रारंभ की और 1192 में शीतकाल में उसने भारत में पुनः प्रवेश किया। इस बार मोहम्मद गौरी सीधे वापस तराइन के युद्ध में आया और यहाँ आकर उसने अपना डेरा डाल दिया और पृथ्वीराज चौहान को ये कहा कि वह अपने भाई की आज्ञा से यहाँ पर आया है और वह पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करना चाहता, वह अपने भाई की आज्ञा का इंतज़ार कर रहा है। पृथ्वीराज चौहान भी सेना लेकर के तराइन के मैदान तक पहुँच गया, लेकिन दोनों सेनाओं के मध्य अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी ने मौका देख करके रात्रि में ही युद्ध की तैयारियां कर ली और प्रभात होने से पूर्व ही पृथ्वीराज के खेमे के ऊपर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने वीरता का साथ इस युद्ध को लड़ा। पृथ्वीराज की सेना अत्यंत शूरवीर सेना थी, उसने इस युद्ध को लड़ा। गोविंदराज ने भी इस युद्ध का नेतृत्व किया, किंतु जब युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, उसी समय मोहम्मद गौरी ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी रक्षित सेना को इस युद्ध में बुला लिया, जिसके कारण मोहम्मद गौरी की सेना बिल्कुल स्फूर्ति वाली थी, बिल्कुल तरोताज़ा थी, ताज़ा दम थी। उसने थकी हुई पस्त पृथ्वीराज की सेना के ऊपर नए सिरे से वार किया। इस युद्ध में गोविंदराज मारा गया। पृथ्वीराज ने घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास किया, किंतु उसे सरस्वती आधुनिक सिरसा के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ उसके संदर्भ में जो सल्तनतकालीन इतिहासकार हैं उनके दो मत हैं। मिनहाज उस सिराज कहता है कि पृथ्वीराज को उसी समय मार दिया गया, किंतु हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया। वहाँ पर पृथ्वीराज ने बगावत करने का षड्यंत्र रचा, अतः उसका वध कर दिया गया। अधिकांश इतिहासकार इस दूसरे मत को मानते हैं। तराइन के युद्ध में मिली पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया और मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विस्तार हो गया और मोहम्मद गौरी की सेना इस बड़ी विजय से उत्साहित होकर के उसने बुलंदशहर, मेरठ और दिल्ली पर 1193 में अधिकार किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। 1194 में उसने कोइल, आधुनिक अलीगढ़ पर अधिकार किया और उसके पश्चात कन्नौज के शासक जयचंद को चंदवार के युद्ध में पराजित किया और इस युद्ध में लड़ते हुए जयचंद वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इसी बीच राजपूतों ने पुनः विद्रोह कर दिया और हरिराज ने अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ पुनः राजपूताना में पहुंचा और उसने हरिराज को पराजित कर 1195 में हरिराज का अंत कर दिया। 1195-96 में ही मोहम्मद गौरी ने बयाना और ग्वालियर पर अधिकार किया। 1197-98 में उसने गुजरात पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1202-1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर परमर्दी देव को पराजित कर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार स्थापित कर लिया तथा
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, उसने 1202-1203 में बिहार और बंगाल पर उदंदपुर और नादिया पर आक्रमण कर बंगाल और बिहार को जीत लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1205 तक आते आते भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय मोहम्मद गौरी पुनः गौर प्रांत में चला गया था, जहां पर 15 मार्च 1206 में मुलाहिदा साम्राज्य के लोगों ने नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गौरी का वध कर दिया और इस तरीके से मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि मोहम्मद गौरी एक विदेशी आक्रांता था, राजपूत स्थानीय शासक थे, राजपूत एक वीर जाति मानी जाती है, राजपूतों की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, तो आखिरकार राजपूत पराजित क्यों हुए? राजपूतों की पराजय और मोहम्मद गौरी की विजय के कुछ कारण थे, जिन्हें हम राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारणों के अंतर्गत बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें सैनिक कारण की, तो राजपूतों के पास में स्थायी सेना का अभाव था। मोहम्मद गौरी की अश्व सेना श्रेष्ठ थी, गौरी ने श्रेष्ठ रणनीति अपनाई थी और सबसे बड़ी बात, राजपूत शासक सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के प्रति उदासीन थे। जब गौर सेना ने सीमांत प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, तब तक पृथ्वीराज चौहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से उनकी सैनिक स्थिति कमज़ोर रही और मोहम्मद गौरी को पराजित करने में वो सफल नहीं हो पाए। दूसरा प्रमुख कारण था राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण का मतलब था कि एक सार्वभौम सत्ता और राजनीतिक एकता का अभाव, यानी कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी। सभी राजपूत राजाओं के बीच में एकता का नितांत अभाव था, परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद यदि मिल करके इस युद्ध में भाग लेते तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता, किंतु ये दोनों शासक एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी थे कि दोनों ने एक दूसरे को समाप्त होने दिया। राजपूतों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। भारत को वो एक अटूट हिस्से में नहीं देखते थे, सभी अपने अपने राज्यों में और अपनी अपनी शक्ति को विस्तृत करने में व्यस्त थे। इसके अतिरिक्त इन सभी शासकों में पारस्परिक वैमनस्य और ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना थी तथा राजनीतिक उदासीनता थी, जिसके कारण ये परस्पर लड़ते रहते थे और लड़ने के कारण इनकी शक्ति कमज़ोर थी और कमज़ोर बटे हुए भारत को जीतने में मोहम्मद गौरी को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण थे। भारत की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत संकीर्ण थी, ऊंच नीच की भावना, युद्ध करने का कार्य राजपूतों के पास में था, तो अधिकांश जातियां तो युद्ध ही नहीं कर रही थी। राजपूतों में चारित्रिक दोष थे, उनके अंदर अहंकार का भाव, मदिरापान करना जैसी कई कमियां थीं, जिनके कारण उनकी चारित्रिक कमजोरी की वजह से उनमें एकता का अभाव था। सामाजिक कुरीतियाँ और अंधविश्वास इतने अधिक फैल चुके थे कि सामाजिक रूप से भारत एक इकाई नहीं था। धार्मिक आधार पर भी हम देखते हैं कि धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास इतने अधिक बढ़ चुके थे कि अधिकांश हिंदू बहुल जनसंख्या अपने आप को हिंदू समाज में अब फिट नहीं समझ रही थी, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही थी। ऐसे में जब इस्लाम आया, मुसलमान आए, तो उन्हें लगा हमें एक सम्मानजनक स्थान, समानता इस धर्म में मिल सकती है, तो ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाने का प्रयास किया। अंतिम कारण है आर्थिक कारण। भारत की संपन्नता, सोने की चिड़िया कहलाने वाली आर्थिक स्थिति भी एक ऐसा कारण था कि ये विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करने के लिए बार बार लालायित हो रहे थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद महमूद गजनवी और अब मोहम्मद गौरी भी भारत की आर्थिक स्थिति से इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि वो भारत की आर्थिक स्थिति को आर्थिक दोहन करना चाहता था। इसके अतिरिक्त
ये जो उच्च कोटि के तुर्क सेना नायक थे, जिन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व विषम से विषम परिस्थितियों में भी बहुत उच्च तरीके से किया, ये सभी कारण थे जिनकी वजह से मोहम्मद गौरी को राजपूतों को पराजित करने में सफलता प्राप्त हुई।